हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? चलिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीन बातें हम बता चुके हैं आपको। अब हम लोग इस चैप्टर में भिन्न भिन्न आवेशों के कारण, भिन्न भिन्न आवेश वितरण के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है? जैसे हम आपको बताए थे ये चीज कि किसी आवेश के कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब ये आवेश किसी भी तरह का हो सकता है, बिंदुवत हो सकता है। बिंदुवत आवेश होगा तो उसके कारण भी चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। रेखीय वितरण होगा, मान लीजिए आवेश का रेखीय वितरण है, आवेश एक समान रूप से एक रेखा में ऐसे वितरित है, तो उसके कारण भी तो चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश जैसे भी हो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है? तो हमको अब क्या क्या करना है, भिन्न भिन्न आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे कि भिन्न भिन्न आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड करते हैं, कितना होता है। ठीक है? तो आज हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से हम लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर चार्ज बिंदुवत हो, बिंदु आवेश हो, तो उसके कारण हमको अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, जैसे हम आपको बताए थे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदुवत आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू। ठीक है? तो इसके कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे, यही हमको ज्ञात करना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें, अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, जैसे पीछे भी हम आपको ये बता चुके हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आवेश के परे होगा, यानी उसका डायरेक्शन ये होगा। आवेश और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बाहर की ओर अगर यही आवेश ऋण आवेश है, तो इसके कारण अगर r दूरी पर किसी बिंदु पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसकी दिशा आवेश की ओर होगी, आवेश की ओर। ये प्लस के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता आवेश के परे, माइनस के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता आवेश की ओर। ठीक है? इतनी बातें समझ में आ रही है? चलिए, अब हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि मान लीजिए कोई आवेश क्यू है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यही हम ये निकालें। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ मानते हैं, कुछ सपोज करते हैं। क्या मानेंगे? हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि इस बिंदु पर, जैसे हम पीछे आपको बताए थे कि किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं, और उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश की मात्रा का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। पीछे हम ये चीज आपको डेफिनेशन बता चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने तरफ से एक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश क्या होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं। परीक्षण आवेश मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज और अति सूक्ष्म चार्ज, अति सूक्ष्म पॉजिटिव चार्ज को ही हम परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो हम अपनी तरफ से एक परीक्षण आवेश रख दिए। अब इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल
और ये परीक्षण आवेश की मात्रा का अनुपात जो होगा वही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो अगर हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और इस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात के बराबर होता है। होगा कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान से देखिए आप, E इक्वल टू F, इस आवेश पर लगने वाला बल, तो पीछे हम आपको बता चुके हैं कि बल कैसे निकाला जाता है कूलॉम के नियमानुसार। इस आवेश पर लगने वाला बल अगर निकालना हो तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, उस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर निर्वात है तो, और उसके बाद से Q0 Q1 Q2 और बाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी r²। ये हो गया आपका फोर्स F की वैल्यू और नीचे क्या Q0। कोई दिक्कत बताइए? आ रहा है समझ में? यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई r² और नीचे Q0 है तो Q0 से ये Q0 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई r²। ठीक है, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर ये आवेश यहाँ पे वायु अथवा निर्वात है तो उस स्थिति में E की वैल्यू यानी उस आवेश के कारण r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r², और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होती है, पीछे हम ये चीज बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से E की वैल्यू जो होगी 9 × 10⁹ Q बाई r² कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई माध्यम है तो हम आपको ये भी बताए थे कि जब माध्यम हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट K आता है, तो बस यहाँ पे ये कर लीजिए E, अगर किसी माध्यम में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई r², ये ठीक। यानी यहाँ पे कोई मीडियम है कोई माध्यम है तो उस स्थिति में ये, अगर कोई माध्यम नहीं है वायु अथवा निर्वात में आवेश रखा गया है तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिए कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज के कारण कुछ दूरी पर हमको अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आवेश Q और बट्टे जो दूरी है उसका स्क्वायर। ठीक, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे मिल रहा है। अब एक बात और ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं कि E जो है r² के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर E और R के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे प्राप्त होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। E और R के बीच अगर हम ग्राफ खींचें, ठीक है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे प्राप्त होता है, क्योंकि हम आपको पीछे बता चुके हैं कि अगर एक राशि दूसरे के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो उस स्थिति में ग्राफ हमारा ऐसे मिलता है, और यही केस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखिए। उसके बाद से डायरेक्शन आप याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज के कारण आवेश के बाहर की ओर, नेगेटिव चार्ज के कारण आवेश के अंदर की ओर। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? ठीक है, तो निकाल देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में कई साल ये पूछा भी है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक बात और आप ध्यान से देखिए, अगर R की वैल्यू इंफिनिटी रखें, यानी अगर इस बिंदु को अनंत पे लेके जाएं, अनंत पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो R की वैल्यू जब इंफिनिटी रखेंगे तो इस स्थिति में E की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी अनंत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। और एक बात और, अनंत पर 0 होती है, लेकिन अनंत से थोड़ा सा पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ना कुछ होती है। मीन्स किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो अनंत तक फैला होता है, ये भी एक निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट करिए। चलिए इसके बाद से देखिए हम कुछ क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं आधारित, उसके बाद से हम आगे चलेंगे।
चलिए एक बात और आप जानिए, जैसे मान लीजिए हम पीछे भी बताए थे सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए कई आवेश हो, यहाँ पे एक आवेश हो, यहाँ पर एक आवेश हो, यहाँ पर एक आवेश हो और यहाँ पे कोई बिंदु हो, ठीक है, बिंदु P, तो इस बिंदु पर इस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, ये रिजल्टेंट, वह इन सभी वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक, यानी कई आवेश अगर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्थित हो, किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितने आवेश है उन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर आता है कि इलेक्ट्रॉन के कारण, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E, कर इस आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर, यानी कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, तो यहां बता दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदुवत आवेश है, इलेक्ट्रॉन एक बिंदुवत आवेश होगा, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 q/r² होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि E = 1/4πε0 q/r², ठीक है, यानी E हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ और Q का मान E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और बाई r² यानी 1 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो E क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, 16 × 144 यानी 14.4 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁻10 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इलेक्ट्रिक। अब ये आपका रिजल्ट होगा और इसका मात्रक क्या होता है, हम आपको बताए थे न्यूटन प्रति कूलम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, ये हम बताए थे। तो इस तरह से यह आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो कभी भी किसी बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछा जाए तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन में कर दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए कितनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ प्रोटॉन है, कितनी दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है। इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र, तो मध्य यानी यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पूछा गया है क्या होगा, ठीक। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा और इस आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा, ठीक है। यहां पे कौन सा चार्ज है, -E, और यहां पे कौन सा चार्ज है, +C। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, +C, और इलेक्ट्रॉन पे -E, ठीक है। तो इस बिंदु पर अगर देखा जाए तो पर ये डिस्टेंस कितना होगा,
1/2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना होगा 1/2 मीटर, आधा मीटर। इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, क्योंकि ऋण आवेश है, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर ही होती है। इसको हम E1 करते रहे। उसके बाद से एक प्लस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के परे, यानी आवेश के परे मीन्स इधर ही होगा E2। ये समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? यहाँ पे ऋण आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर, और यहाँ धन आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के परे, यानी आवेश और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बाहर की ओर, यानी इस बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही है। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि इस बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, ये होगा दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। और दोनों सदिशों का योग अगर आप करेंगे तो दो सदिशों की, हम पीछे आपको बता चुके हैं कि अगर दो सदिशों की दिशाएं एक हो तो दोनों सदिशों का योग करते समय क्या करते हैं, दोनों सदिशों को जोड़ देते हैं। अगर दो सदिश अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहें तो E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब E1 इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होता है कि कांस्टेंट मान ले रहे हैं, और Q/R², तो Q की जगह पे क्या है E/R², यानी 1/2 का स्क्वायर, प्लस E2 इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होता है कि Q/R², तो Q की जगह पे क्या है E, और भाई R यानी 1/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अब इसको अगर सॉल्व करें हम तो E नेट इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4K हो जाएगा, 4K और प्लस 4K कितना हो जाएगा 8K। अब सारा मान उठा कर रख दीजिए, 8 और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका रिजल्ट। कोई दिक्कत? यानी क्वेश्चन में क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनकी मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए अब इसके बाद से चलिए और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन आप देखिए सॉल्व करिए, वैसे सॉल्व कराएंगे भी हम क्वेश्चन। ठीक है, और हम आपको इसका सारा जो भी हम बता रहे हैं केवल हम यहाँ पे समझा रहे हैं, इसका सारा नोट्स भी अवेलेबल करेंगे हम। ठीक है, आपको सेंड करेंगे, बताएंगे हम, नोट्स आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अन्य चार यानी चार्ज, जैसे आज बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, अब कल भिन्न भिन्न आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।